जून 2007 में पेरिस एयर शो में आने वाले दर्शकों को इतिहास बनते हुए देखने का मौका मिला। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने अपने स्वदेशी जापानी जेट की योजनाएं आधिकारिक रूप से उजागर कीं। 70 से 90 यात्रियों के बैठने की क्षमता के साथ यह देश का पहला एयरलाइनर होता जो 1960 के दशक के बाद बनाया गया था। एक पूर्ण आकार की केबिन मॉकअप के साथ साथ विमान का 1:1 से 20 के अनुपात में मॉडल भी वहां था। इस समय यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से अपनी शुरुआती अवस्था में था, लेकिन उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। जापानी सरकार पहले ही इस विमान के विकास में $420 मिलियन का निवेश कर चुकी थी। एक साल बाद 2008 में मित्सुबिशी ने आधिकारिक रूप से अपने रीजनल जेट प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसमें 25 ऑर्डर पहले से ही दर्ज थे। प्रमाणन 2012 के लिए निर्धारित किया गया था। यह उत्साह जल्दी खत्म हो गया और कुछ ही सालों में प्रोजेक्ट में लगातार देरी की खबरें आने लगीं। टेस्ट फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया गया था और डिजाइन में बदलावों के कारण भारी रुकावटें आई थीं। 2023 तक लागत $7 अरब 50 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई थी और आखिरकार ये सब बेकार ही गया। तो आज हमारे साथ जुड़िए जब हम जानेंगे कि मित्सुबिशी स्पेस जेट के साथ इतना भयानक क्या गलत हुआ। भविष्य की ओर उड़ान भरते हुए जापानी पैसेंजर जेट का सपना 2003 में शुरू हुआ था। ये ठोस योजनाएं नहीं थीं, पर सरकार और एरोस्पेस उद्योग ने मिलकर संभावनाएं सोचना शुरू किया। पिछले 40 सालों में जापान में कोई नया घरेलू एयरलाइनर नहीं बना। इसका पूर्ववर्ती नामसी या YS-11 था, जो एक टर्बोप्रॉप एयरलाइनर था और जिसने 1962 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। YS-11 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में बना एकमात्र व्यावसायिक विमान था, लेकिन यह पूरी तरह सफल नहीं रहा। डिलीवरी 1965 में शुरू हुई और करीब 10 साल बाद यह परियोजना बंद हो गई। मांग मुख्य रूप से जापानी एयरलाइनों से ही थी, इसलिए जैसे ही यह जरूरत पूरी हो गई, बिक्री में गिरावट आ गई। इसके निर्माण के पीछे निहोन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जो कर्ज में डूब गई थी और इसी कमजोर नींव पर नए प्रोजेक्ट खड़े करने थे। जापानी सरकार और एरोस्पेस कंपनियों से फंडिंग मिलने पर मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने यह जांचने के लिए एक शोध और विकास परियोजना का नेतृत्व शुरू किया कि क्षेत्रीय जेट वास्तव में व्यवहार्य है भी या नहीं। उनके पास अपनी बात साबित करने के लिए 5 साल और 50 अरब जापानी येन, लगभग $420 मिलियन थे, लेकिन तब भी सभी आश्वस्त नहीं थे। कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज ने प्रोजेक्ट में अपनी भूमिका सार्वजनिक न करने का फैसला किया। एक प्रतिनिधि ने कहा, कंपनी को क्षेत्रीय जेट के बाजार पर संदेह था। संदेहकर्ताओं को गलत साबित करने के लिए मित्सुबिशी ने पेरिस एयर शो में अपने विकास अध्ययनों और मित्सुबिशी रीजनल जेट के कॉन्सेप्ट्स का सार्वजनिक अनावरण किया। फ्लाइंग इनटू द फ्यूचर टैगलाइन के साथ MRJ ने बेहतरीन अर्थव्यवस्था और शानदार कैबिन आराम दोनों का वादा किया। कहा जाता है कि इसकी लंबाई 35.8 मीटर और विंग स्पैन 30.9 मीटर होगी। यह 90 सीटों वाला विमान होगा। यह पहले के उन कॉन्सेप्ट से एक कदम आगे था जिन पर मित्सुबिशी ने शुरुआत में विचार किया था। शुरुआत में कंपनी 30-50 सीटों वाले छोटे विमान पर सोच रही थी, लेकिन 2005 में उसने 70-90 सीटों की श्रेणी पर ध्यान केंद्रित किया। यह बड़ा था, फिर भी एयरलाइनों के लिए इसका मकसद कम ईंधन खपत और संचालन लागत था। कागज पर सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। यहां तक कि मित्सुबिशी ने भी माना कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इरादा भी यही था, बहुत सारा काम करना बाकी था। MRJ व्यवसाय बनाने के लिए इसकी तकनीकों का विकास, सत्यापन और प्रमाणन जरूरी था। इसके लिए ज्यादा फंडिंग, बेहतर बिक्री रणनीति और ग्राहक सहायता चाहिए थी, और सबसे पहले संभावित ग्राहकों को मनाना जरूरी था। कुछ महीनों बाद अक्टूबर 2007 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिक्री अभियान शुरू हुआ। हैरानी की बात नहीं है कि मित्सुबिशी की पहली और सबसे आसान जीत उसके अपने देश में हुई। कई हफ्तों की चर्चा के बाद जापान की ऑल निप्पॉन एयरवेज ने 15 रीजनल जेट्स का ऑर्डर दिया और 10 का विकल्प रखा। पहली विमान 2013 में सेवा में आने की उम्मीद थी। इन ऑर्डर्स मिलते ही काम शुरू हो सकता था। मार्च 2008 में विमान कार्यक्रम आधिकारिक रूप से शुरू हुआ और इसके पीछे एक नई सहायक कंपनी मित्सुबिशी एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन थी। इसे मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज से अलग किया गया, जो पहले बोइंग जैसी कंपनियों के लिए विमान पार्ट्स बनाती थी। मित्सुबिशी एयरक्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य जेट के विकास को आगे बढ़ाना और निश्चित रूप से ज्यादा ऑर्डर हासिल करना था। इसे जापान की पहली कंपनी माना गया जिसने ओरिजिनल पैसेंजर जेटलाइनर्स बनाए और बेचे, जिससे जापानी विमानन उद्योग की पुरानी इच्छा पूरी हुई।
ये बयान इस प्रोजेक्ट के पीछे के कारणों की ओर इशारा करता है। सरकार के समर्थन के साथ क्या जापानी विमान का डिजाइन और बिक्री सिर्फ व्यापार था या राष्ट्रीय गर्व भी? 1960 के दशक का VS-11 लंबे समय से बंद था। ऐसे में रीजनल जेट की मार्केटिंग ने औद्योगिक ताकत की वापसी का प्रतीक बन लिया, जिसे मित्सुबिशी ने युगांतकारी कहा। कहा गया कि कंपनी का काम अन्य जापानी उद्योगों को भी लाभ पहुंचाएगा और ये परियोजना देश के दीर्घकालिक औद्योगिक विकास की आधारशिला बन सकती थी। काफी सारी उम्मीदें एक ही परियोजना पर निर्भर हैं, है ना? लेकिन रोमांचक बात यह थी कि काम शुरू हो चुका था। अपनी 2008 की वार्षिक रिपोर्ट में मित्सुबिशी ने इस क्रांतिकारी रीजनल जेट के बारे में एक आशावादी विवरण शामिल किया था। उसने अनुमान लगाया कि वो जिस बाजार में जा रहा था, वहां अगले 20 सालों में 5000 से ज्यादा विमानों की भारी मांग थी। नए प्रोजेक्ट को नागोया के कामाकी हवाई अड्डे पर ऐतिहासिक महत्व वाली फैक्ट्री मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में यह इंपीरियल जापानी वायुसेना का अड्डा था, जिससे क्षेत्र का युद्धकालीन विमानों के निर्माण से संबंध था। नागोया में मित्सुबिशी ने A6M0 फाइटर प्लेन डिजाइन और बनाए। व्यावहारिक रूप से यह बेस बनाना सही था। साथ ही नागोया जापान की पुरानी हवाई शान का गर्व भी रहा है। अपने छोटे जीवन काल में मित्सुबिशी रीजनल जेट MRJ ने कई डिजाइन बदलाव देखे। पेरिस एयर शो में पेश किए गए इस जेट को वैश्विक क्षेत्रीय एयरलाइनों के लिए अपनी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य था। इसका मुकाबला बॉम्बार्डियर और एम्ब्रेयर जैसी क्षेत्रीय बाजार की दो प्रमुख कंपनियों से था। उसी समय हालात बदल रहे थे। 2006 से 50 सीटों वाले जेट्स की मांग घटने लगी और एयरलाइंस अब 70 या उससे अधिक सीटों वाले विमानों में निवेश चाहती थीं। जैसा कि हमने पहले ही सुना है, इसने मित्सुबिशी के शुरुआती दृष्टिकोण को छोटे जेट से बदलकर 70 से 90 यात्रियों की क्षमता वाले जेट की ओर मोड़ने में प्रभाव डाला। वे इस बदलाव को अपनाने वाले अकेले नहीं थे। पहले से ही बॉम्बार्डियर के पास 90 सीटों वाला CRJ 900 था और एम्ब्रेयर के पास 94 से 106 सीटों वाला एम्ब्रेयर 190 था। फोरकास्ट इंटरनेशनल स्टडी के अनुसार दोनों कंपनियां उत्पादन मूल्य के हिसाब से बाजार का 82% हिस्सा कब्जे में लेंगी। इन दोनों के बीच ये 65.8 अरब डॉलर के बराबर था। तो हाँ, ये ऐसा बड़ा बाजार था जिसमें उतरना फायदेमंद था। और हाँ, मित्सुबिशी जैसे जेट्स की मांग बढ़ रही थी। लेकिन ये एक ऐसा बाजार भी था जिसमें कुछ बहुत बड़े खिलाड़ी थे। जगह बनाने के लिए जापान के रीजनल जेट को आकर्षक पेशकश करनी थी। 2007 में इसमें कुछ खास अंतर थे जो इसे परिभाषित करते थे। मित्सुबिशी का लक्ष्य था पहला रीजनल जेट बनाना जिसमें पूरी तरह कंपोजिट एयरफ्रेम हो और पंखों व एम्पेनेज में कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का प्रयोग हो। एयरफ्रेम का वजन और रखरखाव लागत घटती है। कार्बन फाइबर जैसी कंपोजिट सामग्री ताकत और हल्केपन के कारण विमानों में इस्तेमाल होती है, जिससे ईंधन बचता है। ये थकान के प्रति भी कम संवेदनशील होते हैं और एल्यूमीनियम की तरह इनमें दरारें पड़ने की संभावना भी कम होती है। MRJ पहला विमान था जिसमें प्रैट एंड विटनी का GTF इंजन लगा था। कई वर्षों की विकास प्रक्रिया के बाद 2008 में इंजन विकसित करने का कार्यक्रम MRJ के साथ शुरू हुआ और इसे प्योर पावर PW1000G परिवार कहा गया। गियर टर्बोफैन तकनीक अपनी श्रेणी में सबसे शांत और कुशल मानी जाती थी, जिससे यात्री कम ईंधन में दूर तक जा सकते थे। ये कैसे काम करती है? देखिए, एक पारंपरिक जेट इंजन में एक बड़ा पंखा होता है जिसे दहन प्रणाली द्वारा चलाया जाता है। यही इंजन के अधिकतर थ्रस्ट का उत्पादन करता है। हवा कोर से गुजरकर संपीड़ित होती है, जिससे दहन के बाद बनी गैस बनती है। यह गैस टरबाइन चलाती है जो पंखे को शक्ति देती है। ऐसे इंजन में पंखा और टरबाइन एक ही शाफ्ट साझा करते हैं, जिससे वे एक ही गति से चलते हैं। प्रैट एंड विटनी के गियर टर्बोफैन इंजन में पंखे और कोर के बीच गियर बॉक्स होता है। इसका मतलब है कि पंखा और टरबाइन दोनों अपनी आदर्श गति पर चल सकते हैं। वे एक दूसरे की गति से बंधे नहीं होते। टरबाइन छोटी और तेज होती है, पंखा बड़ा और धीमा। इस तरह इंजन हल्का और अधिक कुशल होता है। बड़ा पंखा ज्यादा हवा को धकेलता है, जिससे ज्यादा थ्रस्ट बनता है और कम ईंधन खर्च होता है। और क्योंकि हवा धीरे धीरे चल रही है, पूरी व्यवस्था शांत रहती है। शुरुआत में मित्सुबिशी ने अनुमान लगाया था कि MRJ प्रतियोगियों से 10 डेसिबल कम शोर करेगा। यह तो इंजन की बात थी, लेकिन अब चलिए खुद विमान की बात करते हैं, या कहूं विमानों की।
क्योंकि इस रीजनल जेट के दो वर्जन होने वाले थे। छोटा 70 से 80 सीट वाला MRJ 70 और बड़ा MRJ 90, जिसमें 86 से 96 सीटें होती। दूसरा बड़ा वर्शन मुख्य मॉडल होता। इसके अलावा लंबे 110 सीट वाले वर्शन MRJ 100 की भी चर्चा थी, जो भविष्य में आ सकता था। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, ऐसा नहीं हुआ। एक रीजनल जेट के तौर पर MRJ को, जैसा कि आप शायद समझ ही गए होंगे, रीजनल फ्लाइट्स के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी रेंज इतनी थी कि पेरिस से यूरोप के अधिकतर हिस्सों तक या शिकागो से नॉर्थ अमेरिका के अधिकतर एयरपोर्ट्स तक उड़ सकता था। यात्रियों के लिए MRJ की सबसे बड़ी खासियत इसकी आरामदायक केबिन सुविधाएं थीं। 2008 में इसके तथाकथित यात्री केंद्रित डिजाइन में एक नई स्लिम सीट, सिर और पैरों के लिए ज्यादा जगह है, बड़े ओवरहेड बिन्स और एक बैरियर फ्री शौचालय शामिल था, जो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए बेहतर था। एयरलाइंस के लिए इसे सबसे कुशल विमान बताया गया, जिसमें अगली पीढ़ी का प्रैट विटनी इंजन, कंपोजिट स्ट्रक्चर, उन्नत एरोडायनामिक्स और मानव केंद्रित कॉकपिट था। मित्सुबिशी ने फ्लाई बाय वायर और पायलट कंट्रोल सिस्टम के लिए प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर हेतु रॉकवेल कॉलिंस चुना, लेकिन ये योजनाएं ज्यादा समय तक नहीं चली। रूपक रूप में कहें तो स्याही सूखते ही बदलाव शुरू हो गए। 2009 में आधिकारिक शुरुआत के एक साल बाद ही मित्सुबिशी ने MRJ डिजाइन में बड़े बदलाव किए। इसके कार्बन फाइबर कंपोजिट पंखों को एल्यूमिनियम से बदल दिया गया, जब यह सामने आया कि कंपोजिट का इस्तेमाल करने से वास्तव में पंखों का वजन कम नहीं हुआ। एयरलाइन अधिकारियों की प्रतिक्रिया पर मित्सुबिशी ने आगे पीछे के कार्गो होल्ड मिलाकर एक बड़ा पिछला डिब्बा बनाया। इसने कैबिन और फ्यूजलेज को भी बड़ा किया, जिससे एक चौड़ा और गोल कैबिन बना, जिसमें सिर के लिए ज्यादा जगह और ऊपर सामान रखने की अधिक सुविधा थी। इससे संरचना का वजन बढ़ गया, जो क्षेत्रीय जेट के लिए हमेशा समस्या रहा। इन बदलावों का MRJ 90 के शेड्यूल पर भी असर पड़ा। सितंबर 2009 में मित्सुबिशी ने घोषणा की कि इसकी पहली उड़ान लगभग 6 महीने आगे बढ़ा दी जाएगी, जो अब 2011 के अंत से बढ़कर 2012 के मध्य में होगी। छोटा MRJ 70 एक साल बाद आने की संभावना थी। इस देरी के कारण MRJ 90 का अंतिम डिजाइन फ्रीज भी 6 महीने टल गया। 2010 के मध्य में पूरा होने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हो सका। 15 सितंबर 2010 को मित्सुबिशी ने रीजनल जेट का आधिकारिक उत्पादन शुरू होने की घोषणा की। देरियां। तो 2011 तक इस जेट की बिक्री बढ़कर 100 ऑर्डर तक पहुंच गई थी, जिसमें 50 पक्के और 50 विकल्प के रूप में थे, और ये ऑर्डर ट्रांस स्टेट्स होल्डिंग्स, जो एक अमेरिकी एयरलाइन होल्डिंग कंपनी है, ने दिए थे। मित्सुबिशी ने कहा, उद्धरण, MRJ की प्रतिष्ठा विकास के साथ बेहतर हो रही है। उद्धरण समाप्त। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। इंडस्ट्री लेखक ग्रेगरी पोलॉक के अनुसार असेंबली शुरू होने और 2012 सिंगापुर एयर शो के बीच जापान में कुछ बहुत बुरी तरह गड़बड़ हो गया था। एयर शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मित्सुबिशी एयरक्राफ्ट अधिकारियों ने बताया कि प्रोग्राम फिर से पुनर्निर्धारित हो रहा है। असल में जिसका वे सामना कर रहे थे वह एक बड़ा विलंब था, जो 18 महीनों तक फैला हुआ था। इसका मतलब था कि विमान का प्रमाणन 2015 की दूसरी छमाही तक नहीं होगा, और ये सब घटिया कागजी कार्रवाई के कारण हुआ। जापान के नागर विमानन ब्यूरो ने इसे देखा तो वे खुश नहीं हुए। मार्केटिंग डायरेक्टर यूगो फुकाहारा ने माना कि कर्मचारियों ने निर्माण प्रक्रिया में किए गए बदलावों को ठीक से दर्ज नहीं किया था। इसका अर्थ था कि प्रक्रियाएं दस्तावेजों के मुताबिक नहीं थीं और परीक्षण विश्लेषण के पर्याप्त सबूत भी नहीं थे। फुकाहारा ने कहा, हमें इतने दस्तावेजों की जरूरत और इतना समय लगेगा ये नहीं सोचा था। ये मनोबल के लिए झटका था, लेकिन सच्चे हवाई प्यार की राह कभी आसान नहीं रही। सौभाग्य से इन रुकावटों से अन्य खरीदार प्रभावित नहीं हुए। 2012 के अंत में यूटा के क्षेत्रीय एयरलाइन स्काईवेस्ट ने 100 MRJ 90 विमान ऑर्डर किए और 100 का विकल्प रखा। डिलीवरी 2017 में तय थी। जैसा कि हम जानते हैं, विमान पहले ही अपनी मूल समय सीमा से पीछे चल रहा था। उसी वक्त प्रैट एंड विटनी ने भी देरी की घोषणा की। PW1200G, जो रीजनल जेट के लिए डिजाइन किया गया गियर टर्बोफैन इंजन है, का सर्टिफिकेशन 2013 के अंत तक टाल दिया गया था। प्रेस विज्ञप्तियों में कंपनी ने जोर देकर कहा कि वो पहले इंजन की डिलीवरी के लिए समय पर और सही रास्ते पर है, लेकिन अगस्त 2013 तक और देरी हो गई थी। मित्सुबिशी एयरक्राफ्ट ने घोषणा की कि वह अपने पहले MRJ 90 विमानों की अपेक्षित डिलीवरी तारीख एक बार फिर बदल रहा है। अब रीजनल जेट 2015 की बजाय 2017 में डिलीवर किया जाएगा।
कंपनी के सीईओ तारोआकी कवाई ने कहा कि टीम ने मैन्युफैक्चरिंग सुरक्षा प्रमाणन में लगने वाले समय को कम आंका था। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए नया है। उन्हें विश्वास था कि वे नई समय सीमा पूरी कर लेंगे। यह कहने की जरूरत नहीं है कि वो ज्यादा आत्मविश्वास था, क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सके। लेकिन एक तरह की जीत के रूप में 2014 तक मित्सुबिशी के पास आखिरकार उसका पहला असेंबल किया गया विमान था। कर्मचारियों, अधिकारियों और सरकारी गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में रोल आउट समारोह ने दशकों पुराने सपने की उपलब्धि को दर्शाया और नवंबर 2015 में वह उड़ा। एक रिपोर्ट में लिखा गया, उद्धरण, जापान की वाणिज्यिक विमानन में वैश्विक खिलाड़ी बनने की उम्मीदें बढ़ीं। उद्धरण समाप्त। एक MRJ-90 परीक्षण विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी थी, जो जापान के नागोया से उड़ान भरकर लगभग 90 मिनट तक आसमान में रहा। उस दिन के लिए उसके पायलट ने इसे, उद्धरण, काफी आरामदायक उड़ान बताया। लेकिन परीक्षण जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में करना आवश्यक था। करीब एक साल बाद अमेरिका में भी परीक्षण उड़ानें शुरू हुईं। पहला MRJ-90 विमान 17 अक्टूबर 2016 को वॉशिंगटन के ग्रांट काउंटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। मित्सुबिशी ने अपने 4 परीक्षण विमान इसी क्षेत्र में रखने की योजना बनाई। ग्रांट काउंटी का शांत हवाई क्षेत्र उड़ान परीक्षण के लिए उपयुक्त था। एक टिप्पणीकार के अनुसार मित्सुबिशी ने इस परियोजना में करीब 180 अरब येन, 1.7 अरब डॉलर निवेश किए। लेकिन कंपनी ने यह नहीं बताया कि लागत निकालने या लाभ कमाने के लिए कितने MRJ बेचने होंगे। इसके उड़ान परीक्षण छोटी जीत जैसे लगे, लेकिन आपका अंदाजा सही था, और भी देरी होना बाकी थी। जनवरी 2017 में मित्सुबिशी एयरक्राफ्ट ने स्वीकार किया कि कार्यक्रम में 2 साल की और देरी होगी। MRJ-90 की डिलीवरी, जो पहले 2017 और फिर 2018 के मध्य में अपेक्षित थी, अब 2020 के मध्य तक टल गई। एक बार फिर नवीनतम प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने में समस्याएं थीं। नई संशोधित अंतिम तिथि ने इसे 2008 में घोषित मूल समय सीमा से पूरे 7 साल पीछे कर दिया। रिपोर्टरों से कॉन्फ्रेंस कॉल में मित्सुबिशी के युगो फुकाहारा ने कहा कि विमान की समीक्षा में पाया गया कि उसका डिजाइन चरम हालात जैसे एवियोनिक्स बे में पानी का रिसाव या विस्फोट के लिए पर्याप्त नहीं था। इसी कारण कंपनी को नई और संभवतः महंगी डिजाइन समीक्षा शुरू करनी पड़ी। एक और समस्या भी थी, और वह उन वजन संबंधी दिक्कतों से जुड़ी थी जिनका हमने पहले जिक्र किया था। इतना समय बीतने के बाद भी अमेरिकी ग्राहकों के ऑर्डर देने पर भी MRJ-90 अमेरिकी वजन सीमाओं में फिट नहीं हो पाया। ये नियम अमेरिका की 3 बड़ी एयरलाइनों की पायलट यूनियन स्कोप क्लॉज ने बनाए थे। उदाहरण के लिए, डेल्टा एयरलाइंस के पायलटों ने अभी 86,000 पाउंड अधिकतम टेक ऑफ वजन और 76 सीटों वाले विमान पर सहमति दी है। MRJ-90 का अधिकतम टेक ऑफ वजन 87,303 पाउंड था, जिसमें 88 से 92 सीटें थीं। इसका मतलब था कि स्काईवेस्ट और ट्रांस स्टेट्स होल्डिंग वास्तव में उन विमानों की निश्चित डिलीवरी तारीखों पर सहमत नहीं हो सकते थे जिन्हें उन्होंने ऑर्डर किया था। अगर वे लेते तो वे विमानों को अपनी एयरलाइनों में सेवा में नहीं ला सकते थे। एक इंटरव्यू में, जो मित्सुबिशी के लिए पढ़ना बहुत असहज रहा होगा, स्काईवेस्ट के मुख्य कार्यकारी रसल चार्ल्स ने कहा कि इन स्कोप क्लॉज विवादों के कारण लगातार हो रही देरी से उनका ऑर्डर और भी ज्यादा असंभव होता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक वजन की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक स्काईवेस्ट से बिक्री की कोई गंभीर संभावना नहीं होगी। एक समाधान यह है कि कंपनी अपने MRJ-90 ऑर्डर को MRJ-70 में बदल दे। अगर आपको याद हो तो वह छोटा मॉडल वाला विकल्प था, जिसमें सुविधाजनक रूप से कम सीटें थीं और टेक ऑफ वजन 81,240 पाउंड था, जो सीमा से काफी कम है। जब स्काईवेस्ट ने 2012 में अपना ऑर्डर दिया था, तो उसमें वास्तव में यह लचीलापन शामिल था कि जरूरत पड़ने पर एक मॉडल से दूसरे मॉडल में बदलाव किया जा सकता है। MRJ-70 अभी विकास में था और 90 से 1 साल पीछे था। यह 2019 से पहले तैयार नहीं हो सकता था, और मित्सुबिशी एयरक्राफ्ट के लिए यह बॉम्बार्डियर CRJ-900 जैसी किसी चीज के मुकाबले कम आकर्षक प्रतियोगी होता। तो सब कुछ फिर से सोचना पड़ा। इस बीच हालांकि पैसे की समस्या बहुत बड़ी सिरदर्द बनती जा रही थी। सितंबर 2018 से पहले के 6 महीनों में MRJ प्रोग्राम को 47.2 अरब जापानी येन का नुकसान हुआ, जो पहले से ही 110 अरब येन के घाटे के ऊपर था। तो ये बिल्कुल भी आदर्श स्थिति नहीं है। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने आखिरी कोशिश में इस वेंचर में 220 अरब येन, लगभग 1.94 अरब डॉलर का निवेश किया। स्पेस जेट
जब इतनी बड़ी रकम दांव पर थी, तो एक और रीडिजाइन की योजना बनी, जो पहले से ज्यादा बड़ा बदलाव था। इसे फिर पेरिस एयर शो में दिखाया गया। 2019 में मित्सुबिशी एयरक्राफ्ट ने अपने असफल एमआरजे को रीब्रांड करने की घोषणा की। अब से वे मित्सुबिशी स्पेस जेट के युग में प्रवेश कर रहे थे, जो विमानों का एक ऐसा परिवार था जिसे खास तौर पर अमेरिकी एयरलाइनों के लिए तैयार किया गया था। एमआरजे 90 अब स्पेस जेट M90 बन जाएगा और एमआरजे 70 की जगह कंपनी स्पेस जेट M100 विकसित करेगी, जो 76 सीटों वाला वेरिएंट होगा और जानबूझकर अमेरिकी स्कोप क्लॉज का पालन करेगा। M100 छोड़े गए एमआरजे 70 से थोड़ा सा, यानी 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा लंबा होगा, लेकिन एमआरजे 90 से 1.3 मीटर छोटा होगा। जहां 90 बहुत बड़ा और 70 बहुत छोटा था, यह क्षेत्रीय उड़ानों के लिए एकदम सही विकल्प था। पेरिस एयर शो में मित्सुबिशी ने स्पेस जेट M100 के कैबिन का मॉकअप दिखाया, जो क्षेत्रीय हवाई यात्रा में नया मानक बनाएगा। एमआरजे 90 की तरह M100 में भी सबसे ज्यादा जगह वाली इकोनॉमी सीट और सबसे बड़ी ओवरहेड बिन होगी। एमआरजे 70 को नया नाम देने के बजाय मित्सुबिशी ने इसे फिर से डिजाइन किया, ताकि फर्स्ट, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी क्लास के लिए जगह बढ़ सके। इसने यात्रियों को और प्रीमियम अनुभव दिया। और जब पूछा गया कि स्पेस जेट नाम रखने की प्रेरणा क्या थी, तो मित्सुबिशी ने जवाब दिया, सोचने के लिए जगह, सांस लेने के लिए जगह, और वहां जगह जहां ये मायने रखती है। कंपनी के उपाध्यक्ष स्टीव हैरो ने कहा, यह कंपनी के मंत्र जहां मायने रखता है वहां जगह ढूंढो से आया है। वजन घटाने के लिए मित्सुबिशी यू में छोटे विंगलेट्स, ज्यादा एल्यूमिनियम, लिथियम मिश्र धातु और कार्बन फाइबर प्रबलित पॉलीमर का उपयोग होगा, जो एमआरजे 90 में नहीं था। अमेरिकी बाजार को खास तौर पर टारगेट करना फायदेमंद साबित हुआ। रीजनल कैरियर मेसा एयरलाइंस ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें M100 के लिए 50 पक्के ऑर्डर और 50 विकल्प शामिल थे। जाहिर है, ऐसे डिजाइन बदलाव एक रात में नहीं हो सकते थे। सब कुछ फिर शुरू होने पर M90 स्पेस जेट 2020 में सेवा में आने की तैयारी कर रहा था। और भी देर से आने वाला नया M100 2023 तक आसमान में नहीं दिखता। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम की पैसों की धारा अब छोटी सी रह गई थी। एक स्रोत के अनुसार अंदरूनी लोगों ने बताया कि एमआरजे 90 और अब M100 को विकसित करने में 8.5 अरब डॉलर की लागत आ चुकी थी, सर्टिफिकेशन पूरा करने के लिए, और 3.5 अरब डॉलर की जरूरत थी। और इसी बीच कंपनी की कमान एक नए सीईओ के हाथ में आ गई थी, जो बताया जाता है कि प्रोजेक्ट की वित्तीय स्थिति को लेकर ज्यादा अनुशासित रवैया अपनाने के इच्छुक थे। अब समय आ गया था कि उन नुकसानों को कम करना शुरू किया जाए। 18 मार्च 2020 को नया स्पेस जेट नाम धारण किए हुए एक परीक्षण M90 विमान ने नागोया से अपनी पहली उड़ान भरी। ये जापान और वॉशिंगटन में योजनाबद्ध उड़ानों में पहली थी। मित्सुबिशी ने इसे स्पेस जेट M90 के अंतिम कॉन्फ़िगरेशन के प्रमाणन की शुरुआत बताया। निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं हो सकता था, है ना? लेकिन ये 2020 है, तो हाँ, चीजें गलत हो सकती थीं। टेस्ट M90 उड़ान के दौरान कोविड-19 महामारी आ गई और मित्सुबिशी ने अमेरिकी और कनाडाई सेंटर बंद कर दिए। यात्रा प्रतिबंधों और उड़ानों की कम मांग ने एविएशन इंडस्ट्री पर गहरा असर डाला। ये अभिशप्त प्रोजेक्ट के लिए एक और झटका था और हालात और बिगड़ने वाले थे। अमेरिकी स्कोप क्लॉज को संतुष्ट करने के लिए प्रोजेक्ट के एक बड़े हिस्से को फिर से तैयार करके मित्सुबिशी एयरक्राफ्ट ने असल में अपनी सारी उम्मीदें एक ही टोकरी में डाल दी थीं। M100 खास तौर पर नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए बना था और एयरलाइंस उसी कॉन्सेप्ट पर साइन कर रही थीं, जिससे मित्सुबिशी का अगला कदम दिलचस्प हो गया। मई 2020 में कंपनी ने M100 के विकास को स्कोप के अनुरूप निलंबित करने की घोषणा की। उसकी वार्षिक रिपोर्ट में स्पेस जेट प्रोग्राम पर भारी नुकसान का खुलासा हुआ, जिससे मित्सुबिशी के अन्य ऑपरेशनों से होने वाले मुनाफे पर भी खतरा मंडराने लगा। पिछले वित्तीय वर्ष में मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को 29.3 अरब येन, लगभग $270 मिलियन का परिचालन घाटा हुआ। यह काफी हद तक मित्सुबिशी एयरक्राफ्ट में हुए 263 अरब येन के नुकसान की वजह से था। वैसे ये लगभग $2.4 अरब के बराबर है। उम्मीद की जा रही थी कि M100 पर रोक लगाने से वे प्रोवर्बियली डैम में उंगली डालने जैसा काम कर पाएंगे और इसके बजाय अपनी सारी कोशिशें M90 के टाइप सर्टिफिकेशन को हासिल करने पर केंद्रित कर पाएंगे, जो अब भी अजीब तरह से अमेरिकी एयरलाइंस के दायरे में नहीं था। स्पेस जेट का अगले साल का बजट आधा हुआ। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के सीईओ ने कहा, हमें आगे की रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। हालात और खराब इसलिए थे
क्योंकि कंपनी पहले से ही बॉम्बार्डियर के सीआरजे यानी कैनेडियर रीजनल जेट कार्यक्रम को खरीदने के सौदे में फंसी थी। इस खरीद में $550 मिलियन खर्च होते और $200 मिलियन की देनदारियां होती। 2019 में इसकी घोषणा एक शानदार कदम लगी थी। सीआरजे को लेने से मित्सुबिशी को मॉन्ट्रियल टोरंटो में सपोर्ट नेटवर्क, अन्य प्रोग्राम्स के कस्टमर सपोर्ट, सर्विस सेंटर्स और इंजीनियरिंग सुविधाएं मिलती। लेकिन एक साल में काफी फर्क आ जाता है। डील की समय सीमा करीब आते ही मित्सुबिशी के लोगों को जरूर पछतावा हुआ होगा। M100 पर डेवलपमेंट सस्पेंड होने के कुछ दिन बाद ही डील पूरी हुई, जिससे नई सपोर्ट और सर्विस क्षमताएं और लागत शीट पर एक और बड़ा खर्च जुड़ गया। नागोया में फ्लाइट टेस्ट एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड होने से M90 की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया फिर अटक गई। ऑल निप्पॉन एयरवेज के अपेक्षाकृत छोटे ऑर्डर की डिलीवरी डेडलाइन, वही ऑर्डर जिससे ये सब शुरू हुआ था, एक बार फिर बढ़ा दी गई और अब सबसे जल्दी 2021 में डिलीवरी हो सकती थी। उद्योग समाचार एजेंसियों ने अटकलें लगाईं कि यह कभी नहीं होगा। एक ने पूछा, क्या मित्सुबिशी ने स्पेसजेट बंद कर दिया? महीनों के साथ बुरी खबरें आती रहीं। अक्टूबर 2020 में मित्सुबिशी ने स्पेसजेट का बजट फिर कम करने की घोषणा की। उसने कहा कि कार्यक्रम पर अस्थायी रोक लगेगी। एक व्यापार योजना बनी कि मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज क्षेत्रीय जेट की लागत कैसे घटाएगा। चिंता की बात यह थी कि इसमें स्पेसजेट से निवेश हटाने का भी उल्लेख था, जिससे 2021 के लिए इसका बजट सिर्फ 20 अरब येन $148 मिलियन रह गया। यह सुनने में ज्यादा लग सकता है, लेकिन 2018 की योजना में 370 अरब येन $2.74 अरब आवंटित किए गए थे, जो इससे बहुत अधिक था। संशयवादियों ने कहा यह कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन अन्य रिपोर्टें अधिक आशावादी थीं। कुछ सूत्रों ने दावा किया कि मित्सुबिशी को उम्मीद थी कि बाजार 2024 से उठना शुरू हो जाएगा। कंपनी ने कहा कि स्पेसजेट के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ शेड्यूल की समीक्षा कर रही है। तो शायद संदेह को एक तरफ रखते हुए ये रुकावट सच में सिर्फ एक रुकावट थी, लेकिन शायद ऐसा नहीं भी हो। नुकसान। स्पेसजेट के लिए संकेत तब खराब हो गए जब अप्रैल 2021 में खबर आई कि मित्सुबिशी एयरक्राफ्ट ने 95% कर्मचारियों को निकाल दिया या अन्यत्र भेज दिया। कभी बड़ी वर्कफोर्स अब 150 तक रह गई थी। अक्टूबर में कंपनी ने अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी को बताया कि प्रोग्राम 3 साल के लिए रुका है। वो अभी के लिए उस सबसे जरूरी सर्टिफिकेशन की कोशिश नहीं करेगा। FAA को ईमेल में मित्सुबिशी के हेड ऑफ सर्टिफिकेशन अकुया मशिकीतो ने कहा कि अभी प्रोग्राम फिर शुरू करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने बताया कि फ्लाइट टेस्ट व्हीकल्स को लंबे समय के लिए वेयरहाउस में स्टोर कर दिया गया है और यह भी पुष्टि की कि बड़ी संख्या में कर्मचारी नई नौकरियां शुरू करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, जो निश्चित रूप से एक विराम से ज्यादा अंत जैसा लगता है ना? लेकिन इस बीच मित्सुबिशी एयरक्राफ्ट के पास अभी भी ग्राहक थे जो अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। अगर ये हाई-फाई रेस्टोरेंट होता तो एयरलाइन बॉस कब के पिज्जा लेने चले गए होते, लेकिन विमान निर्माण में हमेशा थोड़ा ज्यादा समय लगना ही था। फिर भी इंतजार में भी फर्क होता है। और इतनी सारी देरी और रुकावटों के साथ बड़ी मुश्किल से हासिल किए गए उन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा, ये सब अधर में ही लटक गया। कुछ एयरलाइनों ने पहले ही अपने नुकसान को स्वीकार कर लिया था। सबसे पहले सामने आने वाली कंपनी ट्रांसस्टेट्स होल्डिंग्स थी। अक्टूबर 2019 में उन्होंने 50 स्पेसजेट M90 के ऑर्डर और 50 विकल्प रद्द कर दिए थे। 10 साल बाद भी उनके ऑर्डर किए विमान अमेरिका में उड़ान के योग्य नहीं थे। अब एरोलीज एविएशन की बारी थी। जनवरी 2021 में मित्सुबिशी ने मियामी की विमान लीजिंग कंपनी के साथ उसका अनुबंध समाप्त हो गया था। 2016 में एरोलीज ने तब MRJ-90 कहलाने वाले विमान के लिए 10 पक्के ऑर्डर और 10 विकल्पों पर हस्ताक्षर किए थे। ऑर्डर रद्द करते हुए मैनेजिंग पार्टनर जेट थॉर्नटन ने विनम्रता से कहा कि वह क्षेत्रीय जेट के लिए अब भी संभावनाएं देखते हैं और भविष्य में दोबारा विचार करेंगे। जब चीजें सिमट रही थीं, तो बाकी भी जल्द ही ऐसा करने वाले थे। स्काईवेस्ट और मेसा जैसे ग्राहकों के ऑर्डर अभी भी रिकॉर्ड में हैं, लेकिन उनके लिए वास्तव में कुछ भी प्राप्त करने की कोई तात्कालिक संभावना नहीं थी। अप्रैल 2022 में एरोस्पेस वेबसाइटों ने बताया कि 5 में से एक स्पेसजेट M90 प्रोटोटाइप स्टोरेज से निकालकर अमेरिका में चुपचाप तोड़ दिया गया। इस विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन JA23MJ था, को पहले ही ऑल निप्पॉन एयरवेज की नीली और सफेद लिवरी में रंग दिया गया था। फरवरी 2023 में मित्सुबिशी ने यह प्रोजेक्ट बंद किया, जो अप्रत्याशित नहीं था। इस प्रोजेक्ट के 20 साल बाद और सेवा में आने की तय तारीख के 1 दशक बाद सब कुछ खत्म हो गया।
और दिखाने को बहुत कम बचा था। कंपनी ने बयान में कहा कि वह पर्याप्त व्यावसायिक व्यवहार्यता की पुष्टि नहीं कर पाई है। लगातार देरी, तकनीकी समस्याओं और बढ़ती लागतों ने असर डाला। 15 साल में कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर करीब 7.6 अरब डॉलर खर्च किए। हालांकि ये अकेली नहीं थी जिसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्षेत्रीय जेट बाजार वैसा नहीं फला फूला जैसा शुरुआती पूर्वानुमान लगाने वालों ने सोचा था। एम्ब्रायर E175-E2 भी अमेरिका में स्कोप क्लॉज की वजह से M90 जैसी समस्याओं से जूझा, जिसे एक रिपोर्टर ने पूरी तरह ठप कहा। मित्सुबिशी ने अमेरिकी एयरलाइनों के लिए अनुपयुक्त अवधारणा में निवेश कर घातक गलती की। एक सारांश स्लाइड में कंपनी ने उन कई कारणों का विवरण दिया जिनकी वजह से वो परियोजना को बंद कर रही थी। इसमें इसके लंबे विकास काल से लेकर हालिया पायलट की कमी तक सब कुछ शामिल था। लेकिन इसने कुछ हद तक दोष बाहरी कारणों पर भी डाला। वे वैश्विक साझेदार जिन्होंने स्कोप क्लॉज की शर्तें शामिल कीं और शिथिल नहीं हुए, वे जिद्दी यूनियन थे। अगले महीने सोशल मीडिया पर ग्रांड काउंटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दूसरी M90 प्रोटोटाइप को तोड़ने की तस्वीरें आईं। जापान के स्वदेशी पैसेंजर जेट का सपना सचमुच टुकड़ों में बट रहा था। मित्सुबिशी स्पेस जेट के मामले में यही लगभग अंत है। संभव है एरोस्पेस की खोई शान पाने के सपने अभी खत्म न हुए हों। 2024 में स्पेस जेट प्रोग्राम बंद होने के एक साल बाद जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने नए प्रोजेक्ट के लिए आंशिक फंडिंग की घोषणा की। ये 4 ट्रिलियन येन या 26.5 अरब डॉलर अगली पीढ़ी के पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने में लगाएगा। 2035 के बाद पूरा होने वाला यह सस्टेनेबल एयरक्राफ्ट हाइड्रोजन से चलेगा, जो जापान की 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना में शामिल है। पर जापानी सरकार ऐसी पहल में रुचि रखने वाली अकेली नहीं। एयरबस भी हाइड्रोजन विमान के लिए काम कर रहा है और 2040 के दशक में जीरो ई एयरक्राफ्ट सेवा में लाने का लक्ष्य रखता है। और इस तरह जापान एक बार फिर खुद को इस दौड़ में शामिल कर रहा है। अभी शुरुआती दिन है, इसलिए हमें इस नवीनतम परियोजना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उदाहरण के लिए, हमें नहीं पता कि मित्सुबिशी इसमें शामिल होगी या तकनीक को परिपक्व होने में कितना समय लगेगा। गौर करने वाली बात है कि एयरबस ने पहले ही अपनी खुद की योजना को एक बार टाल दिया है और इसकी वजह अपेक्षा से धीमी प्रगति को बताया है। क्या ये वह सफल होगा जहां स्पेस जेट और YSL-11 असफल रहे? खैर, आप यकीन मानिए कि हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। और इसी बीच धन्यवाद देखने के लिए।